अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम साइकियाट्री लेक्चर सीरीज़ में एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को डिस्कस करने वाले हैं। Before we get started, let's go through a sample case. Tom, a 28-year-old man, has a long history of disregarding the rights of others and violating social norms. Since his teenage years, he has been involved in numerous illegal activities like theft, fraud, and physical altercations. Tom exhibits a consistent pattern of deceitfulness, lying, and manipulation for personal gain. He shows little to no remorse for his actions, often rationalizing his behavior or blaming his victims. His impulsivity and aggressiveness have led to frequent job losses and unstable relationships. Despite facing legal consequences multiple times, Tom continues to behave like this and engages in reckless and irresponsible behaviors. दूसरा केस भी देख लेते हैं मिस्टर सी अ 28-year-old man is arrested for repeated theft and assault. He has a long history of truancy, lying, and fights since adolescence. He shows no remorse when confronted, blaming others for his actions. He has been fired from multiple jobs for reckless behavior, has multiple DUIs, and often manipulates others for personal gain. He describes himself as smarter than everyone else and feels rules don't apply to him. अब आप थोड़े अनकंफर्टेबल हुए होंगे इस केस को पढ़ते हुए और होना भी चाहिए। ये थोड़ा-सा स्केरी किस्म का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है इन माय ओपिनियन। दिस इज़ काइंड ऑफ क्रिमिनल और डार्क किस्म की पर्सनैलिटी। आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम आर criminals, आई एम जस्ट सेइंग कि a lot of criminals have this issue. सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जनाब पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो हैं उनको तीन मेन ग्रुप्स या क्लस्टर्स में डिवाइड किया जाता है, क्लस्टर ए, बी और सी। ये वाला डिसऑर्डर जो है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्लस्टर बी को बिलोंग करता है। क्लस्टर बी के और जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं उसमें नार्सिसिस्टिक, हिस्ट्रियोनिक और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी है। अच्छा, इस क्लस्टर की मेन जो थीम होती है ना, ये लोग ड्रामेटिक, इमोशनल और एरेटिक होते हैं। सो स्पेसिफिकली इस डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो द मेन थीम हियर इज कि उनका कंप्लीट डिसरिगार्ड होता है फॉर अदर पीपल्स राइट्स और उनको आराम से वो वायलेट करते हैं। डायग्नोसिस के लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये 18 ईयर्स से अबव एज हो, क्योंकि उससे नीचे फिर ये कॉन्डक्ट डिसऑर्डर के जुमरे में आ जाता है। सो एडल्ट होना एक प्री रिक्विजिट है इस डायग्नोसिस के लिए। इस डिसऑर्डर के लिए वर्ड्स लाइक सोशियोपैथ्स एंड साइकोपैथ्स भी यूज़ होता है, लेकिन ऑफ कोर्स हम क्लिनिकल सेटिंग में ये वर्ड्स नहीं यूज़ करते और अब ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज़ द वर्ड दैट यू शुड यूज़। लेकिन these are also kind of synonyms for this disorder इन जनरल पब्लिक ऑफ कोर्स। सो एपिडेमियोलॉजी की अगर बात करें तो 1 टू 4% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन की इसकी प्रेवलेंस है। इट्स मोर कॉमन इन मेन। प्रिजन्स में अगर आप देखें उस पॉपुलेशन के अंदर तो ऑब्वियसली इसके हायर रेट्स हैं और सब्सटेंस यूज़ वाला जो पॉपुलेशन है उसमें भी इसके हायर इंसिडेंस है। मेल्स विद अल्कोहलिक पेरेंट्स आर एट हाई रिस्क। जेनेटिक कंपोनेंट भी इसका होता है, इंक्रीज रिस्क होता है इन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स। एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है सब्सटेंस यूज़ की और एएसपीडी की। एएसपीडी मीनिंग एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। चाइल्डहुड हिस्ट्री आपको लेनी चाहिए, इसमें अब्यूज़, निग्लेक्ट और इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन की आपको हिस्ट्री मिलेगी। बायोलॉजिकली भी लो सेरोटोनिन, इम्पेयर्ड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रेगुलेशन के बारे में भी कुछ बुक्स कहती हैं कि उनका भी रोल है। सो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द कोर फीचर्स। बार-बार अनलॉफुल एक्ट्स करते हैं, धोखा देते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, अपने गेन के लिए अगले को यूज़ करते हैं, विदाउट एनी रिमॉर्स, विदाउट एनी रिग्रेट। इम्पल्सिव हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं बड़े आराम से और बहुत ही कैजुअल और इर्रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स वर्क एंड फाइनेंसेस एंड रिलेशनशिप्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लैक ऑफ रिमॉर्स इज़ अ वेरी हाई यील्ड एंड की पॉइंट हियर यू नीड टू रिमेंबर। Trouble maintaining employment, trouble being good parents, multiple divorces, reckless, lying. Obviously ये सारी बातें they make sense, इस तरह की personality के साथ तो ये होगा ना, ये तो logical सा बन रहा है। फिर ये कि their children may be abused, usually skilled at reading social cues और first जो इनका होता है impression ये बड़ा charming होता है और बड़ा ही mesmerizing किस्म का होता है, तो ये अगले को manipulate करना अच्छी तरह से जानते हैं।
इसका कोर्स है जी यूजुअली मोस्ट केसेस में आप देखेंगे कि उनके बचपन में 15 ईयर्स से पहले भी इनकी इस तरह की ही हिस्ट्री होगी और ये कॉन्डक्ट डिसऑर्डर इनमें होता है। सो अ लॉट ऑफ किड्स विद कॉन्डक्ट डिसऑर्डर कैन प्रोग्रेस टू एंटीसोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन एडल्टहुड। यूजुअली क्रॉनिक होता है, हाउएवर 40s के बाद एक सो कॉल्ड बर्नआउट फेज़ आता है जिसमें थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट देखी जाती है। इसके साथ-साथ सब्सटेंस यूज़ और मेजर डिप्रेशन और कॉमन कोमॉर्बिड्स। हाई कोमॉर्बिडिटी होती है जी फॉर ट्रॉमा, सुसाइड एंड इवन होमिसाइड। डायग्नोसिस एंड DSM-5 क्राइटेरिया। Pervasive disregard and violation of rights since age 15 with three or more of these following points. इसको आप go through कर सकते हैं। Again 18 प्लस होना important है for diagnosis. मैनेजमेंट। अच्छा, इसकी मैनेजमेंट ना इसमें साइकोथेरेपी और फार्माकोथेरेपी दोनों ही कोई इतने प्रॉमिसिंग नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इन लोगों में इनसाइट बहुत ही ज़्यादा पुअर है। तो अभी जब एक पेशेंट मानता ही नहीं है कि उसकी थिंकिंग में, उसकी पर्सनैलिटी में कोई इशू है, तो फिर उसके साथ साइकोथेरेपी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। साइकोथेरेपी में सीबीटी, एंगर मैनेजमेंट और स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट के टैक्टिक्स यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जनरली टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट वेरी हेल्पफुल। जब ये लोग बहुत डेंजरस हो जाते हैं टू सोसाइटी, तो इनको समटाइम्स कंटेन करना ही बेस्ट ऑप्शन होती है। उनको इम्प्रिज़न करना या पुट देम इन अ फैसिलिटी, यही अल्टीमेटली एक वेरी सैड और लास्ट रिज़ॉर्ट होता है। हाउएवर सारे केसेज़ ऐसे नहीं होते, कुछ लोग कुछ इम्प्रूवमेंट शो करते भी हैं। फार्माकोथेरेपी का रोल बहुत लिमिटेड है। ये तब इंडिकेटेड होता है जब साथ कोई को-एक्सिस्टिंग इश्यूज़ हो लाइक एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन वगैरह, तो फिर फार्माकोथेरेपी का भी एक रोल है। Treatment consists of limiting their antisocial behavior when possible. This can be accompanied by jail term or social pressures taking इनको आप थ्रेट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर आप इस तरह का बिहेवियर कंटिन्यू करेंगे तो उसके रिपरकशंस होंगे। जैसे आप अपने बच्चों को इस तरह जो है अपसेट करेंगे तो इनको हम इनकी कस्टडी ले लेंगे आपसे फॉर एग्जांपल, तो ये एक टैक्टिक भी काम करता है समटाइम्स पेशेंट्स के साथ। जनरली जो एएसपीडी के पेशेंट्स होते हैं इनकी सेल्फ एस्टीम काफ़ी पुअर होती है, गुस्सा आ जाता है जब इनको कन्फ्रंट करते हैं। तो डॉक्टर्स को इनके साथ बात करते हुए बहुत ही जेंटल होना चाहिए और नॉन कॉन्फ्रंटेशनल होना चाहिए। उनको डायरेक्टली एक्यूज़ नहीं करना चाहिए ऑफ लाइंग और स्टीलिंग वगैरह, क्योंकि फिर वो अपना जो मास्क है ना ऑफ बीइंग नाइस वो उतार के फुल वायलेंट हो सकते हैं। ठीक है? तो इनके साथ बहुत ही थेरेप्यूटिक अलायंस बना के चलना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। प्रिवेंशन अ, यही है कि जब आपको कॉन्डक्ट डिसऑर्डर चाइल्डहुड में समझ आ रहा होता है, तो अर्ली इंटरवेंशन जो है वो थोड़ा बहुत हेल्प करती है प्रोग्नोसिस में। इसके डिफरेंशियल्स में बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, सब्सटेंस यूज़, बाइपोलर डिसऑर्डर ये सब आते हैं। ऑब्वियसली देयर आर की डिफरेंसेस बिटवीन ऑल ऑफ दीज़। जैसे कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी जो होती है वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, दे फियर अबैंडनमेंट, व्हेयरएज़ एएसपीडी जो होता है वो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दे डोंट केयर, दे आर कोल्ड, दे आर कैलस, डिसरिगार्ड करते हैं आपकी फीलिंग्स को, उनको कोई परवाह नहीं होती। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी जो होती है वो ग्रैंडियोस होती है, सेल्फ ऑब्सेस्ड होती है, वो भी लोगों को एक्सप्लॉइट करती है, लेकिन वो अपनी सुपीरियॉरिटी झाड़ने के लिए होती है। हाउएवर ये जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाले होते हैं उनको अपना मकसद बेसिकली पूरा करना होता है, उनको एक आउटकम चाहिए होती है, इसलिए वो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। सब्सटेंस यूज़ में ये है कि एएसपीडी के साथ भी हो सकता है और सब्सटेंस यूज़ पहले भी हो सकता है। तो इसका जो सीक्वेंस है इसको डॉक्टर को डिटरमाइन करना चाहिए कि व्हिच केम फर्स्ट। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है उसमें भी इम्पल्सिविटी के एपिसोड्स होते हैं, लेकिन ये परवेसिव नहीं होता। आगे जी हम फाइनली समराइज़ करते हैं एएसपीडी क्या है? इट इज़ अ डिसरिगार्ड फॉर राइट्स, लैक ऑफ रिमोर्स एंड persistent since adolescence. You must differentiate from conduct disorder. It is very difficult to treat, but structured approaches can be used to reduce harm. ये मैंने mnemonic ऐड किया था if it's helpful for you. And if you like this video and you understood something, please like, comment, share, subscribe, and follow me on Instagram and Facebook. Inshallah, I'll be back with more videos. Allah Hafiz.